नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1, 2 तक। ठीक है। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ के री एग्जाम में अब कुछ ही दिवस शेष हैं, तो रिवीजन हमने यहाँ पर शुरू कर दिया। रिवीजन वीडियोस हम लोग देना शुरू कर रहे हैं। रिवीजन वीडियो नंबर 1 होगा ये, और डेली बेसिस पर करीब अगले 70-75 दिवस तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में एक फिक्स टाइम पर आपको रिवीजन कराया जाएगा। आरओ में जीएस का हम रिवीजन बेसिकली कराएंगे, क्योंकि करंट अफेयर मंथली वाला जो हमारा आता है उससे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आपका कवर हो जाता है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर उससे कवर हो जाता है आपका। उसके अलावा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का वीडियो हम लोग हर मंथ दे देते हैं आपको टाइम पर। तो ये दोनों वीडियोस को देखने के साथ ही और इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है उसको कवर करने के साथ आप 35 मार्क्स तक यहाँ से अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमी करंट अफेयर का आशय है बजट, इकोनॉमिक सर्वे जो आपको मिलेगा यूनियन का, और उत्तर प्रदेश का बजट जो मिलेगा, इसका पापा वीडियो जो है ज्ञान सर प्रिपेयर कर लेंगे, मई एंड तक आपको मिल जाने वाला है। तो ये इतना सब कर लेने के बाद आप 35 मार्क्स करीब यहाँ पर अचीव कर सकते हैं जीएस वाले सेक्शन में से। और जो समान हिंदी वाला है, समान हिंदी 60 मार्क्स की आएगी, और इसमें कम से कम आपको 55 प्लस लाने का टारगेट रखना है। ये कम से कम टारगेट मैं बता रहा हूँ, रियलिस्टिक टारगेट तो 58-59 का भी हो सकता है, लेकिन जो लोग वीक हैं वो कम से कम 55 मार्क्स लाने का टारगेट रखिए। और लक्ष्य बहुत सिंपल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पापा वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी। आप डेली बेसिस पर 30 से 35 मिनट उसको पढ़ें, देखें, उसको एनालाइज करें। इसके क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा बीच बीच में हिंदी के, और आपको जो है इसके मेथडोलॉजी भी आगे क्लासेस में बताते हुए चलेंगे हिंदी में। अगर आप डेली पापा वीडियो नहीं देख सकते हैं, इसका अलग क्लास वाइज बना हुआ है जो 6 टॉपिक हिंदी के हैं,
ठीक है, उसका क्लास वाइज भी बना हुआ है, आप उसको देखिए। डेली डेली जो है कम से कम 30 मिनट का टारगेट रखिए। जो पापा वीडियो बना हुआ है और जो हम इंडिविजुअल वीडियो की बात कर रहे हैं, जो 6 टॉपिक है, उन वीडियोस का जो कह सकते हैं लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमको जो है मकसद अपना ध्यान रखना है, जो हमारा टारगेट होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने की तैयारी करते समय 135 से 140 का। और अगर हम इसमें 115 120 भी अचीव कर लेगा रियलिस्टिकली, नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद, गलत वगैरह क्वेश्चन को निगेट करने के बाद, तब हमारा कट ऑफ निकल जाएगा। लेकिन ये सब ऐसे नहीं निकलेगा। आगे 70-75 दिवस तक हमें मेहनत करनी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम को, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर रिवीजन जो कराया जाएगा, डेली क्लास जो है 30 से 35 मिनट की होगी, इसको डेली देखते रहिए। डेली क्लास हम 30 से 35 मिनट की रखेंगे। इसमें कम से कम जीएस के 3 से 4 सब्जेक्ट डेली कवर किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और उसमें मेथड्स बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको टारगेट रखना है। ठीक है, तो इतना सब कुछ करते हुए, और अगर जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि जीएस की पढ़ाई कैसे करें इस क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये हमने बता दिया। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का, पॉलिटी का पापा वीडियो, एनवायरनमेंट का, यूपीजीके का सब अपडेटेड बना हुआ है। कम से कम ये जो 3 सब्जेक्ट है शुरू के, जिनका मेजॉरिटी ऑफ जो है कह सकते हैं पोर्शन आता है आपके एग्जाम में। जैसे 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी बहुत पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछा जाता है, साइंस। इनको तो डेली बेसिस पर कम से कम 30 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना है हमारे पापा वीडियो से। जो लोग सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना चाहते हैं, वो ये काम जरूर करिएगा। जो डेली ये 3 सब्जेक्ट मैंने मार्क करे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, यानी इतिहास, भूगोल और विज्ञान, इनका पापा वीडियो में से आपको डेली कम से कम 30 मिनट 45 मिनट तक जरूर देखिए इसको। ठीक है, सिर्फ देखिए, रिवीजन यहाँ पे होगा। ठीक है, और पॉलिटी का पापा वीडियो डेली 30 मिनट देख सकते हैं ऑल्टरनेट डेज में। मतलब एक दिन ये करिए 3 सब्जेक्ट में से आधा आधा घंटा देखिए, अगले दिन क्या करिए, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगले दिन लेकर के 30-30 मिनट देख सकते हैं। और फिर डेली बेसिस पर ये 30 से 35 मिनट का रिवीजन वीडियो आएगा, इसको देखना है पूरा ध्यान से, जो अभी हम कराने जा रहे हैं रिवीजन। और उसके बाद रिवीजन को थोड़ा सा आपको दोहराव करना है, थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग पेड ग्रुप में है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उनको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको जो है पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी इस सेशन की। तो इस तरीके से रिवीजन करते हुए, अपना करंट अफेयर वगैरह कंप्लीट करते हुए लोग आगे बढ़ेंगे। करंट अफेयर के लिए जैसे मैंने बताया कि जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं वो अपनी मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ते रहिए। हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन पापा वीडियो देंगे। ये एग्जाम से करीब आपको जो है 18 दिवस पहले, 19 दिवस पहले मिल जाएगा। इसमें कंप्लीट टोटल करंट अफेयर होगा पापा वीडियो में। पापा पीडीएफ जो है पेड ग्रुप वालों को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मंथली करंट अफेयर देखते रहिए, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी, और जो मंथली वाला आता है उससे। और जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट कवर्ड है, यूपी का बजट। इतना सब कुछ कर लेने के बाद 35 मार्क्स यहाँ से अचीव किए जा सकते हैं। मतलब 35 मार्क्स का आएगा, कम से कम 30 मार्क्स जो है अचीव किए जा सकते हैं इतना करने के बाद। ये बिल्कुल रियलिस्टिकली किया जा सकता है। तो करंट अफेयर वहाँ कवर कराएंगे। हिंदी के लिए ऑलरेडी हम करा चुके हैं, बस रिवीजन मोड में आपको रहना है हिंदी में। इसकी ट्रिक्स और मेथडोलॉजी मैं आपको आगे क्लासेस में कराता रहूँगा कि किस तरीके से विशेषण विशेष पहचानते हैं, किस तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तैयार करते हैं, कैसे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, सारे मेथड्स वगैरह अभी बताए जाएंगे। अभी पहले वीडियो में हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ये पढ़ेंगे जीएस वाले टॉपिक्स में से। और जो मैथ मतलब साइंस वाले टीचर हैं, आपको रीजनिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा इंसाइट आगे क्लासेस में और इस क्लास से शुरू करते हुए देते हुए चलेंगे। तो 5 मिनट हो गया वीडियो का, इस पर हमने टाइम प्लान समझा दिया। आगे क्लासेस में टाइम प्लान हम 2 से 2.5 मिनट में खत्म कर लेंगे और डायरेक्ट मूव करेंगे अपने रिवीजन पे। तो पेड ग्रुप के मेंबर्स से मैं आपको बता दूं कि डेली जो मैंने ये वाले वीडियो बताए, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पेड ग्रुप में दिए गए वीडियोस देखिए और पेड ग्रुप में दिए गए जो पीडीएफ हैं, पीडीएफ नोट्स से उससे रिवीजन करिए। आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने की जगह इसमें आप पीडीएफ पढ़िएगा। ठीक है, रिवीजन वीडियो जो है ये सभी को मिलेगा यूट्यूब में फ्री में। इसकी पीडीएफ जो है पेड ग्रुप मेंबर्स को मिल जाएगी। अगर पेड ग्रुप मेंबर हर वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करेंगे, मैं यहाँ पर रियलिस्टिक टारगेट रखता हूँ, अगर 3000 लाइक आ गए तो इसकी पीडीएफ जो है हम लोग फ्री करेंगे। आज हिंदी में पढ़ाने नहीं वाला हूँ, जीएस वाले टॉपिक्स रहेंगे। हिंदी का कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है उसको आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, फिर उसके लिए हम लोग ट्रिक्स एंड टिप्स यहाँ पे शामिल कर लेंगे। सबसे पहले इतिहास। इतिहास देखिए बहुत बड़ा है इतिहास की, आप किताबें रटते रह जाइए, आप सारे सवाल नहीं कर पाएंगे यूपीपीएससी के आरओ पेपर में। मैं आपको एक रियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पे कराऊंगा, मतलब हर वीडियो क्लास में कुछ रियलिस्टिक चीज़ें करेंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना भी रहे। मतलब अगर आप मेरी 70 क्लास देखें तो कम से कम जो है 50-60-70% सवाल कर पाएँ अपने एग्जाम में हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री में आप कितना भी पढ़ लो कई बार क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसमें हम वही चीज़ें कराएंगे जिससे आउटपुट ज़्यादा मिले। जैसे किसी भी वंश से कुछ भी क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, तो आपको क्या 70-80-90 वंश पढ़ने की ज़रूरत है एक क्रोनोलॉजी वाला सवाल करने के लिए? तो मेरा उत्तर होगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे ये
जो आज हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, प्रमुख वंश संस्थापक राजधानी, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। और कई बार ये क्रोनोलॉजी आपको अगर पता रहेगी, अभी क्रोनोलॉजी तो नहीं पढ़ाऊंगा, वंश और राजधानी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपको वंश और राजधानी के बारे में पता है तो भी कई बार आप कठिन क्वेश्चन कर ले जाते हैं, क्योंकि आपको आइडिया रहता है कि कौन से वंश ने कहाँ पे शासन किया। ये इंग्लिश मीडियम में भी लिस्ट है, हिंदी मीडियम में भी है, तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है। हिस्ट्री के सोर्सेस में से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ है यानी रिलीजियस टेक्स्ट, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आगे शामिल करेंगे। रिलीजियस टेक्स्ट हो गया। इसके बाद है लौकिक ग्रंथ। लौकिक ग्रंथ के बाद विदेशी यात्रियों का विवरण, यात्रियों का विवरण, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट, जैसे कौन सा विदेशी यात्री किस कालखंड में आया था, ये पूरी लिस्ट वगैरह हम आगे क्लास में शामिल करेंगे। अभिलेख इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन किसको बिलोंग करता है, कहाँ पे स्थित है। सिक्के, कॉइन से भी क्वेश्चन आते हैं। मृदभांड यानी पॉटरी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की पॉटरी वैदिक सभ्यता से अलग होगी निश्चित तौर पर। सील्स यानी कि मोहरें, और इसमें मोहरों में खासकर हमको हड़प्पा काल की मोहरें ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे पशुपति की मोहर है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से जानवरों का उल्लेख उसमें है। मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी जो एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत के विभिन्न नाम जो मेंशन करे गए हैं, जैसे भारत जो नाम आता है ये हमें प्राचीन भारत से आता है। प्राचीन भारत में जो सबसे अच्छा या फिर सबसे विश्वसनीय जो स्रोत है जिससे नाम डिराइव किया हो सकता है, ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भारतवर्ष टर्म मेंशन है, भारतवर्ष। सेकेंड सेंचुरी बीसी यानी द्वितीय शताब्दी को बिलोंग करता है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये किस शासक का है, यह है खारवेल का महामेघवाहन वंश के खारवेल शासक का ये इंस्क्रिप्शन आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलता है, प्रेजेंट डे ओडिशा में। वहाँ पे भारतवर्ष लिखा हुआ है, और ये ज्योग्राफिकल टर्म पहली बार एक एंटिटी को दिया गया था जो भारतवर्ष हो सकता था, यानी प्रेजेंट डे इंडिया का बड़ा रीजन इसमें आता था। हिंदुस्तान टर्म जो है ये फारसियों ने दिया था, पर्शियंस ने। ये हमसे एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि हिंदुस्तान जो टर्म है ये किस वंश के इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है, तो ये फारसियों के ससैनियन शासक जो थे उनके इंस्क्रिप्शन में पहली बार जो है हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया गया था। तो ये एक बार हमसे पूछा जा चुका है एग्जाम में, यूपीपीएससी के ही एक पेपर में, ठीक है। तो उसके बाद जो है इंडिया टर्म जो है कहाँ से आया, इंडिया टर्म जो है ये ग्रीक्स ने दिया था सबसे पहले, ग्रीक्स। और ग्रीक्स में भी अगर स्पेसिफिकली पूछे तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी, उसमें जो है इंडिया टर्म मेंशन किया, वहाँ से फिर इंडिया टर्म ही कहा गया, अंग्रेजों ने भी यही टर्म अडॉप्ट किया। अब आ जाते हैं प्रमुख राजवंश और संस्थापक राजधानियों पर। यहाँ पर टू द पॉइंट चीज़ें बताएंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहे, अदरवाइज हम हिस्ट्री पढ़ते रह जाएंगे पूरे 70-80 क्लासेस में। तो जो पॉइंट वाइज जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, चाहे तो कुछ चीज़ें नोट भी कर सकते हैं आप। जैसे ये हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है किसको बिलोंग करता है, खारवेल को। यूपीपीएससी का एई का ये पेपर हुआ था, इस पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, ये सवाल आया है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लिस्ट 1 लिस्ट 2, सूची 1 अभिलेख है और सूची 2 शासक है, उससे मिलाने के लिए आया था। और इसमें अगर आपको सिंपली पता होता कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है खारवेल को बिलोंग करता है, तो ए का 1 आपको डी पार्ट में मिल जाता और ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से कई बार आप छोटी सी जानकारी से भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, भूल गए मंदसौर किसको बिलोंग करता है, ऐहोल किसको, नासिक गुलाहलेक किसको, हाथी गुम्फा वाला पता था तो इसको कर सकते थे। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल को बिलोंग करता है। ऐसे ही मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है यशोधर्मन को बिलोंग करता है, और ऐहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय को, और नासिक गुहालेख की बिलोंग करता है पुलवामी को या पुलमावी को। तो प्रमुख राजवंश राजधानियाँ यहाँ से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मगध में जो हर्यंक राजवंश शुरू हुआ था, इसके संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार नहीं। बिंदुसार जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे और अशोक के पिता थे। हर्यंक वंश की संस्थापना करते हैं बिंबिसार, और राजधानी भी ध्यान रखते हुए चलिएंगे, राजधानी थी इनकी राजगृह, ठीक है। राजगृह लिखा मिलेगा या आपको, या फिर आपको मिल सकता है ये गिरिव्रज लिखा हुआ, गिरिव्रज लिखा हुआ, ठीक है। गिरिव्रज आ जाए या फिर राजगृह आ जाए तो वो बिंबिसार। शिशुनाग जो है ये वैशाली इसने राजधानी बनाई थी। शिशुनाग इसके फाउंडर थे, शिशुनाग वंश के। नंद वंश, फिर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश जो है ये गैर क्षत्रिय वंश था, याद रखना है। जैसे आपसे पूछेंगे मगध का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था, तो ये थे यहाँ पे नंद वंश के शासक, गैर क्षत्रिय, नॉन क्षत्रिय क्लैन था इनका, गैर क्षत्रिय राजवंश के थे। उसके बाद इसके संस्थापक कौन से थे, महापद्नंद, पाटलिपुत्र कैपिटल रही। मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र कैपिटल रही, शुंग वंश के समय पाटलिपुत्र कैपिटल रही,
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग थे, और जो है कर्ण वंश के वासुदेव कण्व थे। सतवाहन वंश के सिमुख शासक थे। सतवाहन वंश की राजधानी जो थी वो थी पैठान या प्रतिष्ठान, या पैठान ऑप्शन में दिया हो गया तो प्रतिष्ठान। कुषाण वंश के कुजुल कटफिसेस थे, और इनकी राजधानी पुरुषपुर थी, या फिर अगर प्रेजेंट डे नाम दे दें तो पेशावर। कई बार प्रेजेंट डे नाम दे देते हैं, कई बार पुराना नाम। तो अगर प्रेजेंट डे नाम देंगे तो पेशावर पाकिस्तान में जो है, और पुराना नाम है पुरुषपुर। ठीक है। फिर जो है गुप्त वंश, श्रीगुप्त फाउंडर थे। श्रीगुप्त पाटलिपुत्र इनकी भी राजधानी थी। वाकाटक डायनेस्टी के बारे में बात करें, विंध्य शक्ति फाउंडर, और कैपिटल थी यहाँ पर इनकी कंचनका या फिर नागरधन। और हूण डायनेस्टी के फाउंडर मिहिरकुल थे, और सियालकोट में इसने राजधानी बनाई थी। देन इसके बाद वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर और कन्नौज। पुष्यभूति फाउंडर थे इसके। कई बार पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है वर्धन वंश को। पांड्य वंश के शासक नेंदु चेडियन प्रथम, मदुरई इनकी कैपिटल थी। देन इसके बाद चोल वंश के बारे में बात करें तो चोल वंश में जो फाउंडर थे विजयालय थे। चोल वंश के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चोल वंश हमको 2 बार पढ़ना होता है। चोल वंश एक है आपका प्राचीन काल के चोल या संगम कालीन चोल, प्राचीन या संगम काल के चोल, और एक है मेडिवल चोल या इंपीरियल चोलास। प्राचीन काल के चोल और एक है मध्यकालीन चोल, मध्यकालीन चोल। तो वो बड़ी लंबी डायनेस्टी जो आप पढ़ते हैं, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजकेसरी और मौलिवर्मन, ये सब जो है मध्यकालीन चोल हैं। ठीक है, मध्यकालीन चोल अलग हैं। हम यहाँ पर जिस चोल वंश के संस्थापक विजयालय की बात कर रहे हैं, विजयालय है प्राचीन काल का संगम काल का चोल, जबकि चोल वंश का उदय मध्यकालीन भारत में भी हुआ था। उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो आपको समझ में आएगा कि 2 बार जो है चोल वंश हमको पढ़ना पड़ता है। पल्लव राजवंश के बारे में बात करें तो संस्थापक सिंह विष्णु और कैपिटल इनकी कांचीपुरम में। राजकोट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग और कैपिटल मानखेत या मलखेड़ में। मानखेत दिया हो गया, मलखेड़। चालुक्य भी 3 ब्रांचेस में बटे थे। कल्याणी के चालुक्य थे। कल्याणी के चालुक्य जो है इनकी राजधानी कालियान या कल्याण थी। तैलप द्वितीय इसके संस्थापक। चालुक्य जो बदामी के चालुक्य थे। जयसिंह प्रथम इसका संस्थापक। वातापी या बदामी इनकी कैपिटल थी। वेंगी के चालुक्य जो थे, जो ईस्टर्न चालुक्य भी कहे जाते हैं, ठीक है, इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इनकी कैपिटल थी वेंगी, आंध्र रीजन में। होयसाल वंश के संस्थापक नृपकम द्वितीय या सल नामक शासक थे। द्वार समुद्र की इनकी राजधानी थी, होयसाल डायनेस्टी की। उसके बाद देवागिरी के जो यादव वंश थे, जिनको सेवना यादव वंश भी कहा जाता है, इनके संस्थापक भिल्लम पंचम थे और देवागिरी इनकी राजधानी थी महाराष्ट्र रीजन में। कदम्ब डायनेस्टी के बारे में बात करें, मयूर शर्मन शासक। वनवासी या वंदवासी इनकी राजधानी थी। काकतीय राजवंश बीत राजा प्रथम इसके फाउंडर थे। वारंगल इनकी कैपिटल थी। और काकतीय वंश से ही रुद्रमा देवी भी थी, इनके बारे में पूछा गया था आरो कैंसल्ड पेपर में। गंगा डायनेस्टी के बारे में बात करें तो ब्रजहस्त पंजम उनकी राजधानी जो है कोलाल या तालकाड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इनकी राजधानी मुंगेर थी, प्रेजेंट डे बिहार रीजन में। सेन डायनेस्टी, सामंत सेन फाउंडर और कैपिटल इनकी थी लखनऊ थी। कारकोट डायनेस्टी के फाउंडर जो है दुर्लभ वर्मन। उत्पल डायनेस्टी के फाउंडर अवंती वर्मन। लोहार डायनेस्टी के फाउंडर जो है संग्राम राज। इन सब शासकों ने जो है कश्मीर रीजन में शासन किया था, कश्मीर रीजन में। वर्मन डायनेस्टी जो कामरूप डायनेस्टी भी है, पुष्य वर्मन इसके फाउंडर, प्राग ज्योतिषपुर असम रीजन में इनकी राजधानी थी। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नाग भट्ट प्रथम। कन्नौज सीट ऑफ पावर थी, कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था, कन्नौज इनकी राजधानी थी। और गाहड़वाल या गाहरवार राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव, इनकी कैपिटल भी कन्नौज थी। चौहान या चाहमान वंश के संस्थापक वासुदेव, अजमेर इनकी राजधानी थी। परमार वंश के शासक उपेंद्र, फाउंडर अवधार नगरी जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में, वो इनकी राजधानी थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू खजुराहो या महोबा जो बुंदेलखंड में, वो इनकी राजधानी थी। सोलंकी वंश के शासक मूलराज अनिलवाड़ इनकी राजधानी थी सौराष्ट्र रीजन में। फिर जो है कलचुरी डायनेस्टी, कोकल, ये फाउंडर, त्रिपुरी इनकी कैपिटल थी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर गुलाम डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सब जो है दिल्ली सल्तनत के शासक रहे, सल्तनत शासन हम पढ़ेंगे। फिर संगम वंश का उदय हुआ था विजयनगर में। विजयनगर एक मतलब कैपिटल सिटी भी थी और पूरा राज्य भी था, साम्राज्य था। हरिहर और बुक्का प्रथम इसके संस्थापक थे। संगम वंश के बाद सालू वंश, इसके संस्थापक नरसिंह थे। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, विजयनगर राजधानी रही। आरवीडू वंश तिरुमाल थे, पेनुकोंडा इन्होंने कैपिटल बनाई थी, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल नष्ट हो चुका था जब तक अरविडू वंश का उदय हुआ। बहमनी वंश का उदय हुआ था, हसन गंगू संस्थापक, गुलबर्गा बीदर या राजधानी थी।
आदिल शाही डायनेस्टी के संस्थापक आदिल शाह, बीजापुर राजधानी, निज़ाम शाही के मलिक अहमद, राजधानी थी अहमदनगर, इमाद शाही के फतेहुल्ला इमाद शाह, बरार राजधानी थी, कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा राजधानी थी, और बरीद शाही डायनेस्टी के फाउंडर अमीर अली बरीद, और बीदर राजधानी थी, शर्की डायनेस्टी के फाउंडर मलिक सरवर, जौनपुर में स्वतंत्र शासन इन्होंने किया था, सल्तनत काल में शर्की शासन चला था। मुगल काल में बाबर संस्थापक, दिल्ली और आगरा राजधानी रही थी विभिन्न शासकों के समय। भोसले डायनेस्टी का उदय शिवाजी के समय में, रायगढ़ इनकी राजधानी थी। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है फर्रुख सियर के समय, मुगल शासक के समय की थी, असफ जाह प्रथम ने। निजामुल मुल्क इसकी उपाधि थी, और इसका जो असली नाम था वो था चीन किलिच खान, चीन किलिच खान। हैदराबाद का संस्थापक। ये पूरा इंग्लिश वीडियो में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, जैसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बन रही है इस बार, मुझे लगता है कैपिटल मिलाने को आ सकता है, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसमें डायनेस्टी फाउंडर से मिलाने को आया है, ये PYQ है, थोड़ा सा अंदाजा पड़ेगा कि जो आपने पढ़ा उससे क्या पूछ सकते हैं। जैसे सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू, मैंने आपको बताया ये सही है। संगम वंश जो है हरिहर प्रथम संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का प्रथम, ये सही है। तुलु वंश के संस्थापक जो है ये वीर नरसिंह थे, यहाँ पर कृष्णदेवराय दिया हुआ है, ये गलत है। और अरविड वंश के तिरुमाल थे, ये सही है। इस तरीके से मिलाने को आ सकता है वंश और राजधानी से, या वंश और संस्थापक से मिलाने को आ सकता है। अब क्रोनोलॉजी भी कई बार इंपॉर्टेंट होती है कि शुंग वंश के बाद किसने शासन किया था, तो शुंग वंश के बाद जो है कर्ण डायनेस्टी ने शासन किया था पाटलिपुत्र पर, ये ध्यान रख सकते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, लेकिन आप भी थोड़ा थोड़ा बताइए तो आपको याद रहेगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था। सिमुक जो है किस वंश के संस्थापक थे, जैसे हमने अभी पढ़ा, सतवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। यूपीपीएससी 2019 के पेपर में ये सवाल आया था, ये राजवंश और राजधानी से मिलाने के लिए आया था। इसमें आप मिला सकते हैं मेरे हिसाब से अब तो, क्योंकि हमने पढ़ा है काकतीय वंश की राजधानी क्या है, वारंगल है, तो डी का 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है पल्लव वंश की राजधानी जो है ये कांचीपुरम या कांची थी। फिर पांडे वंश की राजधानी जो थी वो क्या थी, मदुरा या मदुरई थी। और यादव वंश की राजधानी क्या थी, देवागिरी। सेवना यादव वंश की राजधानी देवागिरी थी। तो इस तरीके से आप इसको मिला ले जाएंगे। हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग शुरू करेंगे। रिलीफ फीचर से हमेशा क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। रिलीफ फीचर से इस बार भी कंसल्ट पेपर में सवाल आए थे। रिलीफ फीचर जो है ये आप एनसीईआरटी के इस वाले मैप में देख रहे हैं। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत अंदरूनी चीजें भी पूछी जाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि कार्डमम हिल्स जो है यहाँ पे है। कार्डमम हिल्स कहाँ पे है, केरल के पास है कहीं, ठीक है। तो कार्डमम हिल्स अगर आपको पता है केरल के पास है, मान लीजिए कोई 3 पीक आपको यहाँ पर उत्तराखंड और जो है हिमाचल वाले रीजन की दे दें, और एक पीक यहाँ पर कार्डमम हिल्स में दे दें अनाईबुड़ी, और आपको कहें कि बताइए सबसे साउथ में कौन सी पड़ेगी, तो आपको पता रहेगा कि अनाईबुड़ी सबसे साउथ में तो केरल में, जबकि 3 अन्य पीक जो दी गई हैं ऑप्शन में वो यहाँ कहीं की है, हिमाचल या उत्तराखंड रीजन की। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस यहाँ पे जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यूपीएससी लेवल की मैप बेस्ड तैयारी करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे ऊपर रेंज कौन सी है, ठीक है, कुनलुन, ये हिंदू कुश इधर है, ठीक है, पाकिस्तान के, और उधर अफगानिस्तान रीजन में। काराकोरम यहाँ पे है, जैसे काराकोरम यहाँ पे है, जस्कर रेंज यहाँ पे है, और शिवालिक यहाँ पे है, ठीक है, और लद्दाख रेंज यहाँ पे है। लद्दाख किसके नीचे है, काराकोरम के नीचे। तो ऐसे ही एक प्रश्न अभी पूछा गया था एई के पेपर में। इसमें आपको 4 रेंजेस या पर्वत श्रृंखलाएं गिवन थी एई के पेपर में। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में लगाना है। इसमें दक्षिण से उत्तर पूछा, यानी कि आपको इस डायरेक्शन पूछा, नीचे से ऊपर की तरफ। मैप आपके सामने अगर रखा हो तो उसमें नीचे से ऊपर पूछा है। तो आपको मान लीजिए पीर पंजाल नहीं भी दिख रहा है मैप में, या फिर ध्यान नहीं है आपको, अगर ये क्लियर है कि पहले जस्कर है, जस्कर सबसे साउथ में, फिर लद्दाख उसके ऊपर है, फिर काराकोरम ऊपर है, तब भी इसको कर सकते थे। जस्कर, लद्दाख, काराकोरम का क्रम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पीर पंजाल जो है जस्कर के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर पड़ेगा कहीं, पीर पंजाल रेंज जो है कश्मीर वैली में, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये पीर पंजाल रेंज का है, शिवालिक के ऊपर। तो जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, और ये हमारा आंसर इस पर मिल जाएगा डी। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे अभी भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में बन जाया करते हैं। बहुत बेसिक सा है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना कई बार बनी रहती है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको देख लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान जो है सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करता है, और जो है बांग्लादेश सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे लंबा लैंड बॉर्डर जो है शेयर करता है।
बांग्लादेश 5 राज्यों से साझा करता है जो है सीमा, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय से। भूटान के बारे में बात करें तो 4 स्टेट को टच करता है भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। चाइना के बारे में बात करें तो चाइना जो है 4 स्टेट से एक यूटी लद्दाख को टच करता है। म्यांमार के बारे में बात करें तो 4 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम को ये टच करता है म्यांमार। और नेपाल के बारे में बात करें तो 5 स्टेट को टच करता है नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम को। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो 3 स्टेट को और 2 यूटी को पाकिस्तान टच करता है एक तरीके से। ठीक, तो यह है यहाँ पे सारी चीज़ें। ये हमारा प्यारा भारत है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे यहाँ के माउंटेन रेंजेस, यहाँ का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न, ये आपको पठार वगैरह दिख रहा है, कौन कौन सी रेंजेस कहाँ पे पड़ती है, कौन कौन सी नदी किस पठार से निकलती है। नदियाँ खास करके इस बार अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैंसिल पेपर में नदी से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा था। इस बार नदी वगैरह काफ़ी अच्छे से हम लोग इसमें रिवाइज करेंगे, और माउंटेन रेंजेस भी देखेंगे, अन्य जो जोग्राफिकल फीचर हैं भारत के, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका जो है ये सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई गल्फ ऑफ मन्नार, ये ध्यान रखना है। और मालदीव जो है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन बिलो द लक्षद्वीप आइलैंड। जैसे एक सवाल इस पे पूछा गया था PYQ में कि किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है, तो अगर आपको पता होता कि भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल, यहाँ पर दिया हुआ है मेघालय। मेघालय की सीमा नहीं टच होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 ओनली। मेघालय की सीमा नहीं टच होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये है, पूछा गया था 2019 के पेपर में UPPSC अपर में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब आजकल RO में भी आ रहे हैं। जैसे इस पे पूछा है, पहाड़ियों का क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है। पश्चिम से पूर्व म्हणजे ये, पश्चिम से पूर्व का आशय ये हुआ कि हमको इस डायरेक्शन में ले जाना है, यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, यानी कि हमको लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। ठीक है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर की पोजीशन आपको डिटरमाइन करनी है। तो हम इस मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। सतपुड़ा, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। सतपुड़ा कहाँ पे, ये है सतपुड़ा, ये सबसे वेस्ट में है, तो इसको लिख लिया 1। फिर महादेव हिल्स है, महादेव रेंज है, तो यहाँ कहीं जो है आपका मैकाल रेंज है, मैकाल ये आपका 3rd है। और छोटा नागपुर यहाँ पे है, छोटा नागपुर यहाँ पे वेस्ट में, तो इसको लिख लेना है 4। यहाँ कहीं आपका मैकाल रेंज है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ये वाला, कि सतपुड़ा सबसे जो है पश्चिम में है, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर। ये आपका प्रश्न हो गया बी, यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको यहाँ पे करने को मिलते हैं मैप से। देखिए, डे 1 में साइंस की शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहला टॉपिक हम रखेंगे फ्यूज़ के ऊपर। A to Z कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे देखेंगे फ्यूज़ का, हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेस में, वगैरह वगैरह में ये क्या है, क्या कुछ काम होता है, कैसे यहाँ पे जैसे पंखा लगा है, टीवी लगा है, ये फ्रिज लगा है, तो इनको बचाया जा सकता है। नहीं, अगर फ्यूज़ नहीं रहेगा ना, तो ये जो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है AC मेंस, अल्टरनेटिंग करंट बनता है आके इस वोल्टेज से, ये करंट अगर ज़्यादा हैवी हो गया तो इस फ्रिज को उड़ा देगा, टीवी को उड़ा देगा, इस पंखे को भी उड़ा देगा। और फ्यूज़ ये सारा का सारा हैवी करंट खुद में ले लेगा, खुद एकदम पिघल के नेस्त नाबूद हो जाएगा, लेकिन बदले में आपके इस टीवी, फ्रिज, पंखे को बचा ले जाएगा। अब ये होता कैसे है, चलो समझते हैं इसको एकदम बढ़िया से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, इस तरीके का कटआउट आप सभी देखे होंगे, तो कई लोग इसी को फ्यूज़ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको कटआउट कहते हैं। ये चीनी मिट्टी का बना होता है, सिरेमिक का, और वजह इसकी ये है कि ये जल्दी पिघलेगा नहीं। जिसको पिघलना है वो है ये पतला सा तार, इसमें एक तार टाइप का बंधा रहता है, बेहद पतला सा, और जब ये चीज़ इसमें जाके फिट हो जाती है तभी ये फ्यूज़ पूरा सेटअप माना जाता है। और जो भी यहाँ पे हैवी करंट आएगा वोल्टेज बढ़ने की वजह से, तो सबसे पहले ये तार पिघल जाएगा और यहाँ चट 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 धुआं पूरा छूट जाएगा, आगी वगैरह फेंक देगा, लेकिन ये पिघलेगा नहीं। ये कटआउट वैसे का वैसे बना रहेगा, और अगर घर पे कोई है तो इसको निकाल देगा। और फिर आप बताइए क्या होगा इसके बाद, क्या ये पूरा कटआउट बदलेगा? नहीं, कटआउट नहीं बदला जाता, इस तार को बदल दिया जाता है। 2-4 बार ऐसे लपेट लीजिए, इसके बाद इसको लगा दीजिए,
फ्यूज़ यहाँ पे इस तरीके से लगता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जहाँ से मेन तार घर का आया रहता है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में लगता है। और किस तरीके से लगेगा, क्या पैरेलल? नहीं, सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा लगेगा। सीरीज़ कनेक्शन का मतलब है कि करंट को आगे जाने का एक ही रास्ता होना चाहिए। तो अगर उसी रास्तवा पे ये फ्यूज बैठल रहेगा तो इस करंट को, अगर ये हैवी होगा तो इसको वहीं पे रोक लेगा, आगे जाने ही नहीं देगा। और वहीं अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट कीजिएगा तो पैरेलल का मतलब है एक और रास्ता मिल जाएगा इस करंट को आगे जाने का। मान के चलिए इस फ्यूज को हम यहाँ लगा दिए, करंट आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ इस फ्यूज को देखेगा और ऐसे एकदम आगे बढ़ जाएगा, फ्यूज की तरफ जाइबे नहीं करेगा और आके धड़ाम 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 तीनों को फूंक देगा। तो इसीलिए हमेशा पैरेलल में नहीं, सीरीज में लगाना चाहिए। कहेगा घर का कनेक्शन किस तरीके से होता है, पैरेलल। फ्यूज कैसे लगेगा, हमेशा सीरीज में। घर का कनेक्शन पैरेलल इसलिए कि एक रास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो दूसरे रास्ते से करंट पहुंच जाए। अब ये फ्यूज ना कॉलेज के उस लौंडे के तरीके रहता है जो एकदम है तो बिल्कुल ख़त्म शरीर, लेकिन उसमें जिगरा इतना ज़्यादा है कि 4 बड़े बड़े मुस्टंडों से अकेले ही लड़ लेगा। नहीं समझे? देखो करंट जब भी आएगा ना तो अपने साथ हीट लेके आता है, जिसकी इक्वेशन होती है I²RT। आई करंट, आर रेजिस्टेंस और टी जितने टाइम के लिए अप्लायंस चालू है, तो हीट लेके आएगा। और चूंकि ये बना होता है लेड और टिन के कॉम्बिनेशन से, इसलिए ये जल्दी पिघल जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ये तुरंत पिघल जाएगा। और इसमें बात करें रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस मतलब जिगरा और ख़त्म शरीर, इसलिए क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है ही नहीं है कुछ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जैसे ज़्यादा हीट आएगी ना ये खुद पिघल जाएगा, और चाहे जितना मर्जी पिघल जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, इस करंट को आगे जाने नहीं देगा। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को आगे ना जाने देना, तो वो हाई होना चाहिए हमेशा, और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए क्योंकि तुरंत पिघल जाना चाहिए इसे। अगर इसमें टंगस्टन लगा देते लेड और टिन की जगह तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती, ये पिघलता ही नहीं फिर कभी भी। इस तरीके से ये सारे अप्लायंस बच जाते हैं। तो ये तो हो गया फ्यूज़ का कामकाज। अब अगर किसी का घर बड़ा है बहुत ज़्यादा, कोई बंगला है, और उसमें एक कमरे को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, दूसरे को उतना नहीं देना है, क्योंकि एक कमरे में कुछ कीमती अप्लायंस लगे हुए हैं, एसी, महंगा फ्रिज, उन सबको बचाना है। दूसरे कमरे में छोटे मोटे बल्ब हैं, वो स्टोर रूम टाइप का है, उसको नहीं बचाना है। तो फ्यूज़ को अगर स्टार्टिंग में लगा दीजिएगा तो पूरे घर की जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन अगर कमरे बाय कमरे बात करें तो उसमें ये फ्यूज़ उतना एफिशिएंट नहीं है। इसमें फिर क्या काम करेगा ये बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल कुछ फैक्ट आपके लिए ये हैं कि फ्यूज़ एक मेटल नहीं है, वो एक एलॉय है। लेड और टिन का रेजिस्टेंस ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम, लगेगा हमेशा सीरीज़ में। अब चलो फटाफट से रीजनिंग के एक ट्रिक सीखो जाते जाते। अब इस तरीके के जो सवाल होते हैं, 5-6 वर्ड दे देगा, बता देगा कि इसमें से कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन लास्ट पे, और ज़्यादातर पूछता है कौन मिडिल में आएगा। तो ये बताओ हैं कितने, 3 और 2 5, तो बीच वाला होगा तीसरे नंबर का, क्योंकि 2 इसके पहले होंगे 2 बाद में। अब देखो, आप अगर रजिस्टर ध्यान से देखे हो ना स्कूल का, जिसमें रोल नंबर लिखा रहता है, टीचर ऐसे पूछती है, राहुल प्रेजेंट सर, सुमित यस सर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये आप करे होंगे ना बचपन में। तो ये वही वाली चीज़ है। कैसे पता कि राहुल के बाद ही सुमित का आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है सब कुछ। अब पी आर सब में कॉमन है, इसको भूल जाओ। अब इसके बाद कहीं आई है, कहीं ई है, कहीं ओ है, तो इन सब में सबसे पहले ई आएगा। तो PRE के बाद L और S, तो पहले कौन, L, तो बाद में अपने आप एस आ जाएगा। ये दोनों हो गए। अब PRI और PRO, पहले कौन, PRI। आई के बाद D पहले कि I पहले, तो D पहले। ये प्राइड आ गया, बस यही तीसरे नंबर का है। एक और सवाल आपसे पूछा हुआ है कि इंग्लिश लेटर में ऐसे कितने कैपिटल लेटर हैं जो बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं। मिरर इमेज इनकी सेम मिलनी चाहिए, मतलब इनके आगे अगर शीशा लगा दीजिएगा ना तो जैसे ये दिख रहे हैं वैसे ही दिखेंगे। जैसे ये बी है तो बी ऐसे हो जाएगा, ये वैसे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कुल मिला के 11 होते हैं। कुल मिला के पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो गया। बाकी याद रखने का क्या तरीका है, अही मोटू VWXY।
AHIMOTUVWXY, इस तरह से आप याद रखिएगा हमेशा। अब इसमें अगर आप ध्यान दिए हैं तो वॉवेल होते हैं AEIOU। अब ई हटा दो, बाकी सारे तो है ना इसमें, तो 11 में से ये 4 चले गए तो बच कितने गए? 7। अगर कहेगा कॉन्सोनेंट कितने ऐसे हैं जो सेम मिरर इमेज रखते हैं तो 7, वॉवेल होंगे 4, ई को छोड़ के सारे। अब लेक्चर समाप्त होता है और जाते जाते आप करोगे ये दोनों सवाल। ये हिंदी में सवाल देख लो, फ्यूज के बारे में गलत कथन चुनो, इधर कौन सा होगा। ये सेम क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में देख लो, रोमन में, लिपि में, और बताओ कौन सा इसमें गलत होगा।